नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर में है। 2018 के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आए हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। सुबह 9 बजे वो लखनऊ पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस की जो नेता है आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने और प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने और तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। जिसके बाद वो सीधे सुल्तानपुर के लिए निकल गए और वहां से पहुंचकर वो सीधे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 20 मिनट तक वो कोर्ट में रहे और जो जानकारी निकल करके सामने आई उनके वकीलों द्वारा, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और इसे राजनीतिक भावना से प्रेरित बताया है। तो साफ तौर पर अपने ऊपर जो मानहानि का आरोप लगा था उसको लेकर के उस सफाई पेश की और कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और साफ तौर पर जो आरोप उन पर लगे हैं उस पर इनकार किया है। आपको बता दें, 2018 का मामला है, जब कर्नाटक विधानसभा के दरमियान जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, तथाकथित टिप्पणी की थी अमर्यादित, अपमानजनक, जिसको लेकर के सुल्तानपुर के ही एक नेता ने, बीजेपी नेता ने, ये पूरा का पूरा मामला दर्ज कराया था, जिसमें आज सुनवाई हुई और खुद वहां पर पहुंच करके राहुल गांधी ने वहां पर पहुंच करके अपने बयान को दर्ज कराया। अब इसमें जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो रामचेत के घर गए हैं, वो जूता सिलने वाले के घर गए हैं, जिसकी दुकान पर खुद पहुंच करके उन्होंने जूते की सिलाई की थी, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने मशीन भी भेजी थी। आपको बता दें कि 3 महीने पहले उनकी कैंसर से मौत हो गई है, जिसके बाद वो उनके घर पहुंच करके उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे से पहले और उनके कोर्ट में बयान से पहले ही सुल्तानपुर में भी कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते के पोस्टर दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह था और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो 8 साल पुराना ये मामला है, 2018 का मामला है, और जिस तरीके से मानहानि को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगे थे, उसमें आकर के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। अब इस पूरे मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में क्या जज निर्णय लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन आने वाले समय में 9 मार्च को इस मामले में सुनवाई होती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंद्रवीर के पास, रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज? देखिए, बड़ी चौंका देने वाली खबर है। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है, हमारे पास पहले तस्वीर और एक बाइट है, मैं वो बाइट सुनवाना चाहूंगा आपको। ये बाइट सुनिए और उसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा वाकई में है या नहीं है। पहले वो तस्वीर और वो बाइट देखिए। नाम है आपका? मोहम्मद शहीद है, कहाँ के रहने वाले? हरचंदपुर रहने वाले हैं। और इसके बाद मैं नोटिस है 15 तारीख का, इसके बाद मैं फिर चला है वह का पढ़वाया, हम बहुत अनपढ़ आदमी हैं। इसके बाद मैं पढ़वान 1,25,000 रुपया हमारे पास टैक्स आवा है। कारोबार वही मिट्टी का हमारा पास है, वही बर्तन बनाते हैं, गरिया है, सुराही है, कुज्जा चाय वाले बनाते हैं, वही बना के अपन बच्चे जियाते हैं। हाँ, इसके बाद में न हमारे पास एको बिस्वा खेती है, न एको बिस्वा ज़मीन है मेरे पास। क्या चाह रहे हो? वह का जहाँ से आया है वह का वापस हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, नित्य हम लड़का बच्चा सब लोग नहीं परेशान हो रहे। दवा खाए के हम तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। 1 करोड़ कहाँ हम दे पाएंगे। तो इस पे तो आधार नंबर पिन कार्ड है, हेरा रहा बहुत पहले, आज हो गए 20-22 साल हो गया रहा पिन कार्ड, और आधार कार्ड मेरा हेरा चुका रहा। अब वह फिर से हम नवा बनवाया है। अब जल्दी लगभग 4-5 साल हो गए हैं, इसको हम बनवाया। तो फिर क्या लग रहा है आपको, किसी ने फ्रॉड किया? फरादपन किया मेरे साथ। हम इतना हमारे साथ इतनी बुरी फरादपन करा गया है। अब ऊपर वाला जाने है, हमारा दिल जान रहा बित्ती थी। देखिए, ये शख्स है थाना आदित्यपुर क्षेत्र के रहने वाले। इनका पूरा नाम मोहम्मद शहीद है और मोहम्मद शहीद को 1,25,02,97 रुपए की जीएसटी की नोटिस आई है
15 फरवरी को, और 15 फरवरी के बाद से इनके घर में खाना पीना सब बंद है। और आप देख सकते हो, मैं इसलिए, देखिए हम किसी की वो नहीं करते, हो सकता है कौन कितने पानी में हो ये कुछ कहा जाना असंभव है। हमने ही और आपने ही और सोशल मीडिया ने तमाम सारे ऐसे भिखारी देखे हैं जिनके पास आलीशान बंगले, जिनके पास दुबई में प्रॉपर्टी, जिनके पास आउट ऑफ कंट्री प्रॉपर्टी रही है, लेकिन अब ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर बयां ये कर रही है कि ये अनपढ़ आदमी है और इसके यहाँ जब नोटिस रिसीव हुई तो नोटिस रिसीव होने के बाद का सीधा कहना है कि मैं कुछ खा करके आत्महत्या कर लूंगा। अगर ऐसी चीजें हुई है तो कैसे हुई है, ये एक जांच का मामला है। नोटिस आई है तो क्यों आई है, इसका कहना है। और एक नोटिस के साथ साथ इनके नाम की जो फर्म बनाई गई है उस पर भी हमारे पास उसका एप्लीकेशन है, फर्म की, इनके नाम से फर्म है, उस फर्म पे काम किया गया है और बाकायदे तब नोटिस आई, ऐसे नोटिस नहीं आई। तो इसका मतलब ये झोल झाल का मामला है। और ये जो जीएसटी और चोर और जो जीएसटी माफिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने इसके आधार कार्ड पैन कार्ड को मिसयूज किया, मिसयूज कर करके इस तरीके की जब घटनाएं हुई तो ये कई सालों का टैक्स होगा, ये 1 आध साल का टैक्स होगा। 1,25,0297 रुपए का टैक्स एक मजदूर के यहाँ, एक कुम्हार के यहाँ जो मतलब कुल्हड़ बना करके, सुराही बना करके, गुल्लक बना करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो, उसके यहाँ 1,25,00,000 रुपए का नोटिस जाना, तो सही से 1 करोड़ भी नहीं बोल पा रहा है। वो हम लोगों ने मूवी देखी थी, अब वो मूवी में जब संवाद होता है दो लोगों के बीच में, तो एक छोटा बच्चा होता है तो वो भी कहता है 10 करोड़, तो ये व्यक्ति 1 करोड़ भी सही से नहीं बोल पा रहा है। क्या सही है क्या गलत, ये जांच का विषय है। IBC 24 इसको कंफर्म नहीं करता। हमने पहले भी कहा कि हमने तमाम सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रोड पर भीख मांगते हैं। और हाल में ही अखंड में आपको एक कहानी बताऊं रायबरेली की, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। CDO मैडम के विकास भवन में एक महिला बुजुर्ग डेली भीख मांगती थी। मैं ये ताजी कहानी इस कहानी से इसमें जोड़ रहा हूँ। भीख मांगती थी, पत्रकार महोदय वहां पे गए और CDO मैडम ने उनको मदद के लिए कहा अपने लोगों से कि इनकी मदद की जाए। लेकिन एक पत्रकार महोदय को जब पता चला तो पत्रकार महोदय उस तय तक गए कि आखिर ये गरीब वाकई में है या नहीं, ये भीख मांग रही महिला, इनकी हकीकत क्या है। पता चलता है उनके नाम से ट्रैक्टर, ऑटो और घर पे खेती बाड़ी सब कुछ है। अब आप सोचिए ऐसे भी लोग हैं। तो हम और IBC किसी के पर्सनल लाइफ पे, किसी की प्रोफेशनल लाइफ पे हम उंगली या सवालिया निशान नहीं उठाते, लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जो शायद होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो शायद अब इसके मामले में क्या है, लेकिन फिलहाल ये शहीद नाम का व्यक्ति पीड़ित जो है वो इस समय परेशान है, इसका पूरा परिवार परेशान है। और इसका कहना हम 1 करोड़ कहां से लाएंगे, अगर ऐसा वापस नहीं होता है, विभाग का कोई आदमी नहीं आता, बात नहीं होती है, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अगर आत्महत्या कर लेंगे या फिर जिसने फर्म बनाई, ये जांच का मामला, इससे पुलिस भी संज्ञान लेगी और आने वाले समय में इससे जांच भी होगी। तो वो देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से इसके पैन कार्ड और आधार कार्ड का मिसयूज किया गया, जो कि 20 साल पहले गायब हो चुका था। इस व्यक्ति का जो कहना है कि 20 साल पहले वो गायब हो गया, अब हमने दोबारा से बनवाया। तो एक सवाल फिर खड़ा होता है फ्रेंड्स कि आखिर के कुम्हार को पैन कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी। ये बड़ा सवाल है। देखिए नहीं, एक सवाल है इंद्रवीर, इसमें एक सवाल ये बनता है कि इसमें कुछ अधिकारियों की भी लापरवाही होगी, क्योंकि GST डिपार्टमेंट में अगर आपके नाम की GST इशू है और अगर उस पते पे ही GST का नोटिस आया है जिस पते पर वो रह रहे हैं, तो वहां पर तो GST के अधिकारी भी जाकर के जांचते परखते होंगे ना कि इस जगह पे व्यवसाय चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं आपको और अपने दर्शकों को एक मिनट बता दूं, केंद्रीय जो है इनकी जो ये है पूरा मामला है, इनका मैं एक सेकंड आपको क्लियर कर दूं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क वैशाली प्रभा मंडल हाजीपुर से जारी हुआ है ये नोटिस। ये हाजीपुर से नोटिस जारी हुआ है। इसका मतलब कि व्यापार अच्छे लेवल पे किया जा रहा था। तो इसका मतलब कि इस तरीके से इनका कहना है इंद्रवीर, तो बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर कहीं और से व्यवसाय किया जा रहा है तो किसी, मान लीजिए अभी हमने सुना था सदन में राघव चड्ढा ने एक प्रश्न उठाया था कि किस तरीके से बैंकों के पास या अन्य लोगों के पास जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और इस मामले में कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि एक व्यक्ति जो इस तरीके से मिट्टी का बर्तन का या कुम्हार का जो काम करके अपने परिवार और अपना पेट पाल रहा है,
उसके पास 1 करोड़ जी। से अधिक का नोटिस आना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या जीएसटी विभाग ऐसे ही किसी के नाम पर भी कहीं पे भी कोई व्यवसाय करने की छूट दे देता है? और अगर है अखंड इनके तो नाम उसके पे पास नोटिस अखंड इनके नाम पे बाकायदे फर्म है, इनके उस पे आधार कार्ड पैन कार्ड रजिस्टर्ड है इनका, इनके नहीं, ये फर्जी सवाल नोटिस जीएसटी ने नहीं दिया है। नहीं इंद्रवीर, इस पे सवाल ये है कि अगर नोटिस आया है तो आपको पता होगा कि जीएसटी के जब आप फर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो बकायदा वहां पर जीएसटी के एम्प्लॉय विजिट करते हैं, ये जानकारी है। तो अगर क्या जीएसटी के एम्प्लॉइज या किसी के द्वारा इस पते पर क्या विजिट की गई थी, और अगर इतना बड़ा व्यापार के लिए नोटिस आया है तो ये कोई 1-2 दिन का तो होगा नहीं, अच्छा खासा समय का ये व्यापार होगा। तो क्या इस दरमियान जीएसटी के किसी भी कर्मचारी को इस बाबत जानकारी ही नहीं हुई या उसने पता लगाने की भी नहीं सोची? तो अगर फिलहाल कुछ भी हो सकता है, होने के लिए इन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, इनके दस्तावेजों का मिसयूज किया गया, एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इसमें कोई जीएसटी के कर्मचारियों की कोई बात हुई, किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल है इस वक्त, अपनी परेशानी और अपनी पीड़ा को बता रहा है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो परिवार तो परेशान होगा। तो इसको लेकर के क्या अभी किसी की तरफ से कोई जानकारी या पुलिस के पास वो पहुंचा था इसको लेकर के, किसी के पास वो गया, जीएसटी अधिकारियों के पास गया, वो क्या कह रहा है उस पर? देखिए अभी 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 किसी के पास नहीं गया, ये खबर छपी पहले प्रिंट मीडिया में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको उठाया है, और IBC 24 दोनों ही पहलू दिखाता है। हम एक पहलू पे बात नहीं करते, हमने विगत जो देखा है सोशल मीडिया पे, इसके पहले पूर्व में वो राजधानी लखनऊ में देखा है, राजधानी देश की दिल्ली में देखा गया, कई ऐसे व्यापारी, कई ऐसे भिखारी रहे जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी निकली, और ज्यादातर हमने ये जो देखा वो कोविड में देखा। अगर इसके बाद हमने अभी रायबरेली में एक आपको एग्जांपल दिया, ये अभी खबर भी छपी थी रायबरेली के लोकल प्रिंट मीडिया में, एक खबर ये। हम किसी पहलू पे, हम इनको ये भी नहीं कहते कि ये अपराधी है या ये मुलजिम है, हम डिसाइड करने वाले। आई एम जर्नलिस्ट एंड IBC 24 एक नेशनल चैनल है, हम उसकी गरिमा और सब कुछ बना के रखना चाहते हैं। मैं कहता रिपोर्टर है, हमारे हर एक रिपोर्टर जमीन से जुड़कर जो खबरें होती है वो दिखाते हैं, लेकिन हमारा किसी भी खबर को लेकर के मकसद ये है दोनों पहलू को दिखाना, दोनों पहलू पर जनता के सामने प्रेजेंट करना। तो हम दोनों पहलू को रख रहे हैं। हो सकता है कि ये इन्वॉल्व भी हो, अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, हो सकता है ये इन्वॉल्व हो सकता है कि ये वाकई में परेशान हो, इनका मिसयूज, इनके आधार कार्ड पैन कार्ड करके जिसमें 1,25,297,000 रुपए का नोटिस जारी किया गया। तो होने को कुछ हो सकता है, जैसे आपने कहा, हम भी कह रहे हैं, ये जांच का विषय और बड़ा मामला है। अगर ये परिवार आत्महत्या करने की बात कर रहा है और कुम्हार है, बचपन से पुश्तैनी कुम्हार है, तो इसके साथ फ्रॉड हुआ है, और रायबरेली SP, रायबरेली DM या आला अधिकारी जीएसटी के जो विभाग में बैठे हैं, उनको इस मामले की संज्ञान लेकर के गहन जांच करनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, जीएसटी डिपार्टमेंट को इस मामले में, क्योंकि अगर ये सुर्खियों में पूरा मामला होगा, चाहे किसी भी मीडिया में आया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल हो, और अगर आज की डेट में क्योंकि बहुत तीव्रता के साथ इस तरीके की खबरें फैलती हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को इस खबर का संज्ञान लेकर के खुद इस पर कहीं ना कहीं जांच बिठानी चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती हुई कहाँ। अगर ये आरोपी हैं, इन्होंने गलती की है, तो इनके पास वो तमाम चीजें होंगी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, इसलिए इनके पास नोटिस भेजा गया। और अगर ये दोषी नहीं है, ये आरोपी नहीं है, इनके द्वारा इस तरीके कृत्य नहीं किया गया, इनके द्वारा कोई बिजनेस चलाया नहीं गया, तो कम से कम जीएसटी डिपार्टमेंट को पता लगाना चाहिए इससे कि कोई निर्दोष ना फंसे। सबसे बड़ी बात है, कोई भी हो, जांच करके पता लगाना चाहिए कि आखिरकार गलती किसकी है। यहाँ पर किसी ने इनका मिसयूज किया है, क्योंकि अपने आप में अपराध है, क्योंकि अगर किसी और ने किसी और का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया है और उससे फर्म बना करके कोई बिजनेस को ऑपरेट किया है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस जगह पर इस तरह की कमी छूट गई कि किसी के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके, किसी के पैन कार्ड का इस्तेमाल करके हम जीएसटी पोर्टल में आवेदन देते हैं, वहां से जीएसटी फर्म को स्वीकृत कराते हैं, और उसके बाद कई दिनों बाद जो जीएसटी की नोटिस आती है इनके पते पे आती है, जो साफ तौर पर जिसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं और आत्महत्या जैसी बात कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों से अगर हो सकेगा तो जरूर पूछिएगा वहां के कि आखिरकार इस तरीके का मामला सामने आया और इस पूरे मामले पर आप लोग किस तरीके का एक्शन लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलते चलते एक चीज और हो सकता है, एक पहलू और भी हो सकता है, पहलू ये भी हो सकता है कि ये लालच भी आकर के इन्होंने उस समय खुद से सारी चीजें कराई हो, और अब ये मुकर रहे हो जब इतना ज्यादा जिसने इनके साथ कराया होगा। ये देखिए, जो माफिया होते हैं, चाहे वो किसी तरीके की माफिया हो, किसी गरीब को अपना शिकार जब बनाते हैं तो तमाम सारी लालच दे के बनाते हैं। और हमने ज्यादातर मामले, अगर मैं बात करूं तो अपनी जर्नलिज्म में आफ्टर 9 ईयर बैक, तो हमने कई सारे ऐसे मामले देखे अगर जिसमें
ज्यादातर मैं किसी राज्य का पर्टिकुलर, लेकिन मैंने कई राज्यों से देखा है कि ऐसे गरीब को लोग शोषण करते हैं और उनके डॉक्यूमेंटेशन बनवा कर यूज करके उनका शोषण करते हैं, उनको एक लालच देते हैं कि आपको इतना पैसा, हो सकता है कंटिन्यू उनको कुछ पैसा भी दिया जा रहा हो, लेकिन अगर ये मैंने कहा नहीं, ये जांच का विषय है कि क्या इनके अकाउंट में कुछ पैसा कंटिन्यू आ रहा था या इनको कैश दिया जा रहा था। हो सकता है ये भी अब इस डर के बारे ना बता रहे हो। इसकी इस ट्रेलर की पिक्चर कुछ और ही है, ये जान लीजिए अखंड, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इस जो ट्रेलर रिलीज किया गया है अभी मीडिया में, इस ट्रेलर के पीछे कहानी और पिक्चर कुछ और हो सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम सारे माफिया हैं जो ऐसे अपने गरीब को, मजलूम को अपना शिकार बनाते दिखते हैं। अखंड जी। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, अब कुछ भी हो सकता है, इसमें कई कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए जांच जरूरी होती है और जांच के बाद ही चीजें निकल करके सामने आती हैं कि आखिरकार इन सभी पर क्या इस पूरे मामले में है, क्या सच्चाई है, किसने किसी डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग किया, क्या इसमें इन्वॉल्व है। बहुत से ऐसे, बिल्कुल सही है, इस तरीके के भी मामले सामने आए हैं कि लोग आकर के पहले गलती करते हैं, गलती करने के बाद दूसरे पर ही आरोप मढ़ते हैं। जब जांच होती है तो पता चलता है कि उनके ही द्वारा गलती की गई थी और उनके गलती करने के बाद इनके द्वारा ही आरोप पड़ा गया था। फिलहाल इस तरीके की तमाम चीजें देखी गई हैं लोगों के द्वारा। अब इस पूरे मामले में ये जांच का विषय है और जांच के बाद क्या चीजें निकल करके आती हैं, इसको जरूर अपडेट कीजिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में, इतने बड़े मामले में इस तरीके की कहाँ लूप होल रह गया, कहाँ पे कौन सी गलती हो गई, किस वजह से, क्या सच में कोई आरोपी है, किसी ने जानबूझ करके ऐसा कृत्य किया है और बाद में कहीं ना कहीं वो अपनी मासूमियत या फिर यूं कहे कि अपने आप को मजबूर, बेबस, लाचार बता करके इस तरीके की बातें कर रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट आता है हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी लगातार विधायकों के बजट को लेकर के अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। सत्ता पक्ष अपनी बातें रख रहा है, विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, लेकिन इसी दरमियान एक बड़े अच्छा या यूं कहें कि लगातार जो शायरी को लेकर के कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अभी एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान विधानसभा, विधान परिषद में वायरल होते हैं और तमाम ऐसी चीजें होती हैं, नोक-झोंक होती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तीखी बहस भी होती है। कल हमने देखा कि किस तरीके से राज्य मंत्री हैं जो दिनेश प्रताप सिंह, वो विधानसभा अध्यक्ष को ही बताने लगे कि हमने आपको फोन करके पूछा और आपसे काम किया, फिर हमने आपको काम कराया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उन्होंने भी उन पर टिप्पणी की कि आप यहाँ पर, आपको क्यों वहां पर रखा गया, आप इसीलिए वहां पर कि आपको काम करना। तो तमाम ऐसी चीजें देखने को विधानसभा में मिली हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में आज नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, संबोधित करेंगे और हो सकता है सवालों के जवाब भी देंगे। नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो फिलहाल बस्ती में एक ऐसी पानी टंकी का निर्माण हुआ था। अखंड, आपको बता दें कि वर्तमान समय में वो पानी की टंकी मिस्टर इंडिया बन चुकी है। उस पानी की टंकी के बनने के बाद वहां से 2 बार पेमेंट भी निकाल लिया गया। अखंड, आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से जल जीवन मिशन की योजना है कि लगातार ग्रामीणों तक वो स्वच्छ जल पहुंचे, उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात की जाए तो उनके द्वारा जो लापरवाही की गई है, लापरवाही के तहत की बात की जाए अखंड, जब वो टंकी 2015 और 16 में उसका निर्माण होना था, जब वो टंकी तैयार होती है, तैयार होते ही वो चूने, उसको पानी, उसमें से पानी रिसने लगता है, पानी चूने लगता है। फिलहाल इस पूरे मामले अखंड अधिकारियों द्वारा एक नया उसमें जिस तरीके से मामला लाया गया, टंकी जब पानी उसमें से निकलता है, चूने लगता है, तो वो उस रातों रात उस टंकी को जो करोड़ों की लागत से उस टंकी को बनाया गया उसे जमींदोज कर देते हैं। फिर उसी टंकी के नाम पे दूसरी पेमेंट भी हो जाती है और वर्तमान समय में अगर वहां की स्थिति की बात की जाए तो अखंड वहां पे टंकी नहीं है, लेकिन बोर्ड वहां पे लगा हुआ है। यहाँ जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी है वो सिर्फ वहां पे आपको मोटर और गड्ढों के अलावा वहां पे कुछ नहीं लगा। यहाँ तक कि जो मलबे वहां पे पड़े थे उन मलबों को वो पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। जब इस बारे में अधिकारी से बात की गई तो अगर पॉसिबल हो सके अखंड वो वीडियो अगर प्ले हो जाएगा तो जो आईबीसी के दर्शक भी सुन पाएंगे जिस तरीके से जो अधिकारी का कहना है उसमें कि जब उनसे बाइक लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आज मेरा दिन ठीक नहीं, आज मेरा समय ठीक नहीं है। इस तरीके से, जिस तरीके से कहा जाता है कि शादियों में नाराजगी का माहौल देखा जाता है कि कुछ रिश्तेदार नाराजगी देखते हैं, तो सेम उसी तरह का माहौल जो अधिकारी है उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि आज मेरा दिन ठीक नहीं है, आज समय ठीक नहीं है, मैं आज नहीं कल दूंगा। इस तरीके से वो अपनी कुर्सी पे बैठ के और जो मजाकिया अंदाज हो उस तरीके से बात करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं तक मुहूर्त निकाला जाएगा
तब वो बयान देंगे कि आखिर ये टंकी को जमींदोज क्यों कर दिया गया, दूसरी पेमेंट क्यों निकाल दी गई, उसमें जो अगर दूसरी टंकी बननी नहीं थी उसकी पेमेंट क्यों निकाले गए। फिलहाल अधिकारी द्वारा इस पर कोई बयान दिया नहीं गया, लेकिन एक तरीके से साफ है कि पूरे तरीके से जल जीवन मिशन के तहत जो पानी ग्रामीणों तक पहुंचना था उसको पूरी तरीके से लीपा पोती का काम जो अधिकारी द्वारा किया, एक नहीं दो नहीं करोड़ों की लागत से बनी टंकी दूसरी किस्त भी निकाल, तो कहीं ना कहीं सवाल अखंड सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अधिकारी इस तरह की चीजें ऐसा भ्रष्टाचार क्यों करते हैं जिस तरीके से जनता के पैसे को लूटा जाता है, उन तक स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं की जाती है, रातों रात टंकी को गिरा दिया जाता है, ग्रामीणों को भी इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं रातों रात टंकी को गिराना सवाल खड़े करता है अखंड। सबसे बड़ी बात है कि नहीं बोलूंगा, मेरी आज दिन खराब है, मैं नहीं बोलूंगा यार, मैं कल बोल दूंगा, कल नहीं परसों मैं बोलूंगा, आप आइएगा। आप ये वीडियो जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। आप अपने आप में बड़ा लाजवाब है कि पहले तो इतनी बड़ी कमी होती है, इतनी बड़ी ब्लंडर होती है, उसके बाद दिन निर्धारित करना एक अधिकारी के द्वारा इस तरीके की बात कहना कि आज मेरा दिन खराब है, आज नहीं बोलूंगा, कल नहीं, अच्छा परसों बोलूंगा। आखिरकार इतनी बड़ी गलती आपके द्वारा आपके राज्य में होती है, आप उसके अधिकार क्षेत्र में आपके, और उस पर आप किसी मुहूर्त का निकालेंगे कि किस मुहूर्त में हम बोलेंगे, उसके लिए कोई मुहूर्त निर्धारित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो टंकियों के ही विषय में है, उनकी गुणवत्ता को लेकर के, उनकी क्वालिटी को लेकर के। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि किस तरीके से जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, खुद उसको लेकर के विधायक, बीजेपी के ही विधायक है बृजभूषण राजपूत, उन्होंने उनको किस तरीके से रोक लिया था, बंधक बनाने की बातें सामने आई थी, किस तरीके से देखा था कि जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य कराए गए हैं वो अधूरे छोड़ दिए गए हैं, काम होता ही नहीं है, रोडों की हालत खराब है, घर तक नल तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। और इसी को लेकर के लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो कहीं ना कहीं इसी जल जीवन मिशन को बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन नहीं है, ये कमीशन का मिशन है। और ये लगातार लेकर के पोस्ट भी कर रहे हैं। महुआ में भी एक टंकी लीक कर गई थी, ठीक उसके जिस दिन उसका उद्घाटन, उसके अगले दिन कल भी एक टंकी को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया था कि किस तरीके से वो टंकी फट गई थी। तो तमाम ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की अगर चीजें सामने आ रही हैं, इतना बड़ा घालमेल है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मंत्री द्वारा उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इन सारे मुद्दों पर चुप्पी साध ली जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है जितेंद्र। और अगर इस तरीके से एक अधिकारी जिसको सवालों का जवाब देना हो, वो अगर ये कहते हुए टाल दे कि आज नहीं, मेरा दिन ठीक नहीं है, मैं कल नहीं परसों बोलूंगा, परसों नहीं नरसों बोलूंगा, तो आखिरकार कैसे चलेगा? और अगर इन सवालों का जवाब अधिकारी नहीं देंगे, मंत्री इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, विपक्ष इस पर सवाल खड़े करेगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या सच में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं? भ्रष्टाचार लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है क्या कि इस विभाग में भ्रष्टाचार पैदा हो गया है या इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से अभी रिसेंटली अगर 2-3 दिन पहले की बात की है तो स्वयं अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है इस पूरे जल जीवन के मामले में उन्होंने टैग भी किया था, क्योंकि उसमें लिखा भी शायद उसमें यह है कि पहले महीनों में टंकियों की बातें सुनाई पड़ती थी, अब हफ्तों में सुनाई पड़ रही है और लगातार ये दृश्य जो है सामने देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं क्योंकि बीच में यह मामला जिस तरीके से बस्ती की पानी की टंकी का मामला है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पानी टंकियों के मामले लगातार प्रदेश से हर जगह से आ रहे हैं कि जहां पैसा निकल जाता है, टंकियां नहीं बनती है, उनका ब्लूप्रिंट भी बन जाता है और आधे अधूरे काम करके जो है अधिकारी चले गए हैं, पेमेंट पूरा निकाल, तो लगातार इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जल जीवन मिशन जो पानी की टंकी ग्रामीणों तक जो जल पहुंचना था, स्वच्छ जल की जो व्यवस्था करनी थी, उस बारे में अधिकारी पेमेंट निकाल लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज अखंड है, इस मामले में जब अधिकारी से दोबारा बात की गई, उन्होंने जिस तरीके से उनका जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो वायरल हुआ, तो उन्होंने जो है बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा एक नई इसमें बाइट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज आती है कि इस तरह की जो बाइट पहले सवाल करने के बाद में फिर दोबारा नई बाइट देने की बात की जाती है और अधिकारी का यह कहना है कि जो पैसा निकाला गया है उससे काम भी किया जाएगा। तो अगर काम पहले ही करना था तो पहले आपने पेमेंट क्यों निकाल लिया? पेमेंट निकालने का कुछ कारण होता है, आपने टंकी नहीं बनाई और ये भी वो कह रहे हैं कि नई टंकी नहीं, मरम्मत के लिए पैसा निकाला गया। तो स्वाभाविक बात है, जिस टंकी को नहीं बनाया गया उसे जमींदोज कर दिया गया, तो उसका मरम्मत कहाँ किया गया?
बिना मरम्मत किए आपने पैसा कैसे निकाल लिया है? तो सवाल सबसे बड़ा ये है, एक तरह से झोल की बात नहीं करते, ये कह सकते हैं कि टंकी को बनाना, उसे जमींदोज कर देना, फिर उसी टंकी को जो है रिपेयरिंग के नाम पे उस पे पैसा निकाल लेना, और टंकी रिपेयरिंग ना होके वहां पे वर्तमान समय में वहां पे टंकी ही नहीं है, तो आपने रिपेयरिंग किस चीज की, कौन सी टंकी का आपने किया, ये पैसा गया कहाँ? तो सवाल अगर ये भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि आखिर इसका पैसा आया क्यों, गया क्यों, इस बारे में कोई जानकारी पूर्णतः भी नहीं दी गई है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनको जवाब देना है, जिनकी जवाबदेही बनती है, वही अपने मुंह पर टेप लगा कर बैठे हैं। जब उनके पास पत्रकार जाता है, सवाल पूछता है, तो कहते हैं आज मेरा दिन ठीक नहीं है, मैं जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन बोलूंगा। क्या गवर्नमेंट इसी दिन के लिए पैसा देती है कि आपका दिन ठीक रहे, खराब रहे? कौन सा दिन, और आपके हिसाब से अब और कौन सा दिन ठीक करेंगे आप, जब वहां की जनता बेहाल है, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, पैसा आ गया है और वो पैसा काम में ना लग के कहीं और लग रहा है, तो इसका जवाब आप नहीं देंगे तो कोई और देगा। और इस तरीके के लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो आपको तो इस पर संजीदगी से ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार यदि इस तरीके के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो इसमें हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार एक के बाद एक लगातार गलतियां हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे टंकियों के इस तरीके से फटना, उसका लीक कर जाना, काम ना होना, उसके लिए पेमेंट निकाल लेना, इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जितेंद्र, इसको लेकर के क्या डीएम के पास भी कोई शिकायत हुई, उनसे कोई बातचीत हुई इसको लेकर के, पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले अभी तक डीएम के पास कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इस मामले में स्वयं जब मीडिया को इस बारे में जानकारी लगी तो स्वयं वहाँ पे खबर बनाने की कोशिश की गई, वहाँ गया वहाँ की जो वहाँ पे जाके सारी चीजों को जाना गया। फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई अधिकारी को इस बारे में बताया नहीं गया, ना ही किया, और ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने साफ बताया तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस टंकी के नाम पे 2 बार पेमेंट हो गया है, इस टंकी को गिराया क्यों गया है, टंकी अगर बनी इतनी जल्दी, उसका घरों में टोटियां तक लग गई हैं, टोटियों में पानी नहीं आया, उससे पहले टंकी गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है ग्रामीण ये कह सकते हैं कि इनोसेंट है, या वो जो अधिकारी तक जाना नहीं चाहते हैं, या यूं कहे कि पहल नहीं करना चाहते, कि स्वाभाविक बात है जिस तरीके से आदमी अधिकारी जनता ये सोचते हैं कि हम क्यों इस पचड़े में पड़े, क्यों इसमें परेशान हो, तो स्वाभाविक बात है शायद इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों की तरफ से कोई इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं देगा। लेकिन मीडिया को इस बारे में जब जानकारी हुई तो हम लोग ने इस बात को उठाया और अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो सामने आप देख ही सकते हैं किस तरीके से अधिकारी का बयान सामने आया। बिल्कुल सही बात है। अब सबसे बड़ी बात है ना, कहा जाता है कि दाल काली है, लेकिन पूरी की पूरी यहाँ पे दाल काली, और जैसे नमक में दाल खाया जाता है ना, या दाल में नमक खाया जाता है ना, यहाँ पर नमक में दाल खा रहे हैं। यही वाली स्थिति बन चुकी है कि लोग, भोली भाली जनता को जानकारी नहीं है कि एक टंकी बननी थी, उस टंकी के लिए कितनी बार पेमेंट हुआ, ये टंकी आखिर बनी तो उसको गिराया क्यों गया, और अभी तक इस पर कितना पेमेंट निकाल लिया गया है, और इसका जवाब जनता के पास तो नहीं, वो तो भोली भाली जनता, उसको जानकारी नहीं है, उसको तो लग रहा है कि सरकार ने पैसा दिया। लेकिन जिसके पास जवाब है इस चीज का, वो भी कह रहा है मेरा दिन ठीक नहीं है, मैं इंतजार करूंगा कि मेरा दिन कब ठीक होगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा कि आखिरकार इतना बड़ा ब्लंडर हुआ और उस ब्लंडर के बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को, जो जड़ होती है, भ्रष्टाचार की जड़ होती है, उसको खत्म करने की बात की जाती है। बात की जाती है कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसे मामले साफ तौर पर बताते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से कोई खत्म कर ही नहीं पाएगा। जिस पर भी भरोसा करेंगे वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ लगाम लगाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं हो पाएगी। कोई भी सरकार आ जाए, उस पर कितना भी लगाम लगाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन भ्रष्टाचार जस का तस बना रहेगा। इसी तरीके से भ्रष्टाचार की जद में पूरा का समाज है, जिसको सहूलियत मिलनी चाहिए, जिसको पानी मिलना चाहिए, जिसको टंकी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उस टंकी के नाम पर जिसको पेमेंट मिलना चाहिए वो मिल जा रहा है, उस टंकी के नाम पर जिसको कमीशन मिलना चाहिए वो मिल जा रहा है, उस टंकी के नाम पर जिसको राजनीति करनी है वो भी हो जा रही है। लेकिन जो नहीं मिल पा रहा है जनता को, उस जो टंकी है उससे पानी नहीं मिल पा रहा है, और इसी में भोली भाली जनता लगातार पिसती चली जा रही है। कोई काम जनता को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस तरीके से हमारे हित के लिए जो सरकारें काम करती हैं, सरकार हमारे लिए कोई योजना लेकर के आती है, और किस तरीके से वहां पर जो कमीशन के चक्कर में जो इस पूरा का पूरा जो योजना होती है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, वो साफ तौर पर आपने जो खबर बताई है वो दर्शाती है। जितेंद्र, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट आता है जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। हम भी बताएंगे कि किस तरीके से एक बड़े अधिकारी साहब अपने अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, और न जाने वो कितने अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक टंकी के लिए 2 बार पेमेंट हो चुका है, और अभी भी वो पूछ रहे हैं कि मेरा दिन कब ठीक होगा, जब मेरा दिन ठीक होगा तब इस पूरे मामले में अपना मुंह खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि 22
तारीख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पे जाएंगे और वहां जाकर के वो निवेश को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए कहीं ना कहीं तमाम लोगों से मिलेंगे भी और वहां पर जापान में जाकर के हनुमान मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करेंगे, वहां पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये जिस तरीके से विदेशों से निवेश लाने की योजना है, इसके ही तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पे जाने वाले हैं। 22 फरवरी से वो जाएंगे और अन्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी जाएंगे, वो अन्य देशों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के योगी सरकार प्रतिबद्ध है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के वहां पर जाकर के वहां से निवेश लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश को लाने के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें, कल एक बड़ी घटना घटित हुई जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारियों ने, वहां के गार्डों ने मिलकर के एक वकील को बड़ी बुरी तरीके से मारा, जिसके बाद आक्रोश आया और लाठी डंडों से न सिर्फ मारा बल्कि लोहे के रॉड से पीटा, जिसमें जो जानकारी आ रही है कि सर फट गया। वकीलों के आक्रोश को देखते हुए वकील जब इकट्ठा हुए तो उन तमाम जो गार्ड्स थे, जो प्राइवेट अस्पताल के गार्ड्स थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार इस तरीके से प्राइवेट अस्पताल संचालकों के जो गार्ड्स हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। वहां पर व्यवस्था के नाम पर वो खुद अव्यवस्था फैलाते हैं और फिर दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से वहां के गार्ड्स ने बड़ी ही बुरी तरीके से बेरहमी के साथ वहां पर एक वकील को पीटा, उसके साथी को भी पीटा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो वकीलों में गुस्सा था वो साफ तौर पर देखा गया और वकीलों के आक्रोश के बाद उन लोगों के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। लेकिन ये तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं वो किस तरीके का व्यवहार वहां के तीमारदारों के साथ, उनके साथ आए हुए लोगों के साथ करते हैं। और यहां तक कि अगर कोई पत्रकार, या हमने देखा था अभी लखनऊ के गोमती नगर में भी किस तरीके से एक प्राइवेट अस्पताल संचालक ने एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया था, हमने वो भी देखा। हमने अभी आज लखनऊ में ही दूसरी तस्वीर देखी, वहां पर भी किस तरीके से वकीलों के साथ अभद्रता की गई। तो तमाम चीजें देखने को मिलती है प्राइवेट संचालकों के द्वारा। एक बड़ी खबर है जो नर्सिंग स्टाफ से जुड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम नर्सिंग स्टाफ के लिए राहत भरी खबर है। लखनऊ में इसके लिए आदेश भी पारित कर दिए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि सभी नर्सों को 20,000 मिलने चाहिए। इसी को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में यहाँ पर अगर लखनऊ में बात की जाए तो अस्पताल संचालित हो रहे हैं, लेकिन जब नर्स स्टाफ होता है उनके भुगतान की बात आती है तो जानकारी निकल करके सामने आती है कि उनको 10 से 12,000 महज भुगतान दिया जाता है। लेकिन अब इसको लेकर के एक नया आदेश जारी कर दिया गया है और जितने भी नर्सेज हैं उनको अब 20,000 मिलेंगे मानदेय के रूप में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए, क्योंकि काम का एक टाइम है 8 से 10 घंटे और उसके लिए उनको महज 10 से 12,000 मिलते थे, जिसको लेकर के अब उनके लिए खुशखबरी है और अब उनको 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।